नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम, प्रणाम, गुड इवनिंग। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट क्लॉज। और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। आई एम सो एक्साइटेड। मतलब दीज काइंड ऑफ न्यूज एक्चुअली फिल मी अप विद लॉट ऑफ एनर्जी एंड लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। इंडियन आर्मी ने, हमारी भारतीय सेना ने म्यांमार के सगांग रीजन के अंदर घुसकर, डीप इनसाइड जाकर काफी सारे ड्रोन अटैक्स किए हैं। एंड इट इज टारगेटेड एट अ टेररिस्ट ग्रुप। कौन सा वो टेररिस्ट ग्रुप है, क्या डिटेल्स हैं, इस पे बहुत सारी बातें निकल कर आ रही हैं। एंड विल कवर इट अप विद सर। सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, दोबारा आपके शो पे आने पर। जहाँ तक आपकी ये जो न्यूज़ बता रही हैं आप, मुझे आपके थ्रू पता चला है कि कोई ड्रोन अटैक हुआ है म्यांमार में काफ़ी अंदर। तो फिर मैंने जाके देखा सोशल मीडिया पे क्या क्या खबर है। एक्चुअली ऑसिंट की रिपोर्ट है कि हमने जो है ड्रोन अटैक किया है। हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं 400 किलोमीटर एटसेट्रा। इतनी डेप्थ में जाने की वहाँ वैसे ज़रूरत नहीं है। बट जब तक ऑफिशियली कोई गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन नहीं आता है इस न्यूज़ के बारे में, तब तक हम इसको पूरी तरह से कंफर्म नहीं मानेंगे। लेकिन हाँ, सिचुएशंस कुछ ऐसी वहाँ बन रही थी, जिसकी वजह से ये ज़रूरी था कि हम कुछ इस तरह की हरकत करें या इस तरह का कार्रवाई करें, ताकि जो हमारे ईस्ट में हमारे ऊपर प्रेशर बन रहा है, उसको हम कम कर सकें। अब आप देखिए कि वेस्ट में एक पाकिस्तान के थ्रू जो है चाइना हमारे ऊपर कुछ न कुछ एक्टिविटी प्लान करता रहता है। उसी तरह से जो चाइना है वो ईस्ट में म्यांमार के थ्रू कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है। और इस समय म्यांमार में जो म्यांमार की गवर्नमेंट है, म्यांमार की गवर्नमेंट का जो रिट है, यानी कि वो जो उनका रूल है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। तकरीबन तकरीबन 40% या 50% के दायरे में रह गया है। खाली सिटीज़ में उनका थोड़ा बहुत प्रभुत्व है, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। बाकी जितने भी रिमोट एरियाज़ हैं, जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं, वो सारे के सारे 3 मेजर जो उनके रिबेल ग्रुप्स हैं, उनके हाथ में हैं। एमएनडीए हो गया एकदम नॉर्थ में चाइना के खिलाफ, फिर वो टीएनएलए हो गया जो कि नॉर्थ वेस्ट में आता है, और पूरा जो ईस्टर्न पोर्शन है तकरीबन तकरीबन वो अरकन आर्मी के नीचे आता है। अब अरकन आर्मी का थोड़ा चिन डिफेंस फोर्सेस के साथ, जो कि सगैंग इलाके में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर ये एक्शन हुआ है। और मुझे जहाँ तक जानकारी है, जो चिन नेशनल लिबरेशन डिफेंस फोर्सेस हैं, ये लोग ज़्यादा एक्टिव हैं इस इलाके में और ज़्यादा डेंजरस भी हैं। तो इनका अरकन आर्मी के साथ कुछ एक समझौता हो रखा है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस समय म्यांमार जो है, वो पूरा का पूरा जो है मिलिटेंट ग्रुप्स के नीचे या टेरर ग्रुप्स के नीचे आ चुका है। सिटीज को छोड़ के मिलिट्री हुंटा जो वहाँ पे रूल करती है, मिलिट्री हुंटा जो वहाँ पे रूल करती है, वो जो है वो उतना इफेक्टिव नहीं है इन इलाकों में। तो पहले क्या था कि जब मिलिट्री हुंटा यानी कि जो वहाँ की मिलिट्री सरकार है, वो एक्टिव थी, तब तब क्या था कि उनका कोऑपरेशन होता था हमारे साथ, क्योंकि वो ये जो ग्रुप्स हैं वो अपनी आर्मी के खिलाफ भी लड़ते थे। म्यांमार आर्मी का वहाँ पे प्रभुत्व था, इसलिए दोनों मिल कर के जो थे एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन जब से ये मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे आ गए हैं, तब से वो जो मदद थी वो खत्म हो चुकी है। तो अभी क्या हो गया है कि चाइना जो है वो फ़ायदा उठा रहा है। वो किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है? ये सगाइंग जो रीजन है, ये अरुणाचल सॉरी हमारा जो नागालैंड और मणिपुर के बीचों-बीच जो सामने का इलाका म्यांमार में आता है, उस इलाके में पड़ता है। अगर आप देखेंगे मणिपुर स्टेट दिख रही है आपको? हाँ, मणिपुर दिख रहा है, उसी के सामने ये इलाका आता है। और यहीं से लोग क्या कर रहे थे, अंदर जा कर के, यानी कि भारत में आकर के कुकीज़ को मदद कर रहे थे, या फिर कुछ पीएलए जो है माइती, तो इस तरह के एक दूसरे की मदद करने लग गए थे। और जिसके लिए कंट्रोल करने के लिए हमको जो है इस तरह की कार्रवाई करनी पड़े, ताकि उनका जो मदद करने का जो सिलसिला था,
अंदर वाले जो ग्रुप्स हैं, हमारे जो मणिपुर में ऑपरेट कर रहे हैं, उनको रोका जा सके। और इसमें चाइना जो है पूरी मदद कर रहा था। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जब से अफ़गानिस्तान की जो तालिबान गवर्नमेंट है, उसने जब से अपना ड्रग्स का ये ओपियम की खेती बंद करी है, सारा का सारा जो ड्रग मार्केट है वो म्यांमार में आ गया है। इस समय जो गोल्डन ट्रायंगल जिसको बोलते हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये जो इलाका है इस समय दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग ड्रग प्रोड्यूसिंग रीजन हो गया है, जिसमें दोनों सिंथेटिक ड्रग्स भी बना रहे हैं, मेटाफेटामीन और ओपियम डायरेक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लोग वापस जाने लग गए हैं, जो बाहर भाग गए थे मिलिटेंसी वगैरह की वजह से, ये लोग अब यहाँ वापस आ रहे हैं और उनको इतना फायदा हो रहा है ड्रग मार्केट से कि उनका जो इनडायरेक्ट जो असर हो रहा था वो मिलिटेंट ग्रुप्स को जा रहा था। यानी कि पैसा हो गया, आर्म्स हो गए, एम्युनिशन हो गया और इसमें जो बाकी रही सही कमी होती थी वो चाइना के, आपको पता है कि सबसे बड़ा जो ब्लैक मार्केट है गन्स का, वो चाइना में इसी रीजन में है। यूनान वगैरह में ये गन्स वहाँ बिकती हैं, खुलेआम बिकती हैं। तो ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, ये उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे थे और चाइना भी इनकी मदद कर रहा है। जहाँ तक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का सवाल है, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती ही रहती हैं कि भई चाइना का यहाँ पर काफ़ी कुछ प्रभुत्व है। चाइना ने इन तीनों जो ग्रुप्स बताए थे मैंने, अरकान आर्मी, जो टीएनएलए और एमएनडीए, इनको थ्री ब्रदरहुड अलायंस भी बोलते हैं इनको। इनके साथ एक तरह से समझौता कर लिया है। तो अब चाइना का काम तो होते जा रहा है और साथ ही में वो इनके जो ग्रुप्स हैं, इनकी मदद से इंडिया में जाकर के प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, खास तौर से मणिपुर में। वैसे देखा जाए तो सगाइंग रीजन में सारे ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं, चाहे वो उल्फा हो, चाहे वो पीएलए हो, चाहे वो एनएससीएन-आईएम खापलांग हो। खापलांग का वहाँ ज़्यादा इफेक्टिवनेस है, खापलांग ज़्यादा, वहाँ पे एनएससीएन खापलांग का असर ज़्यादा है। तो ये सारे ग्रुप और इसके अलावा और भी हैं, कंगलाई पाई, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इनफैक्ट 10-12 ग्रुप हैं। आज की डेट में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तकरीबन पूरे नॉर्थ ईस्ट में 136 टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, 136 टेररिस्ट ग्रुप्स। ये अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं। और ये सब बने हैं इसलिए नहीं कि वहाँ पे कुछ बड़ा करने वाले हैं। वो इसलिए बने हैं ताकि सबको कुछ न कुछ फ़ायदा मिले ये बहती गंगा से। लूट-पाट हो गई, गवर्नमेंट बेनिफिट्स हो गए, भाई सरेंडर करेंगे, कुछ उनको वो मिलेगा। तो इस तरह से कई सारे रीज़न्स हैं इतने सारे ग्रुप्स के होने के। कई ग्रुप्स टूट चुके हैं, जैसे एनएससीएन का ही देख लीजिए, कई टुकड़े हो गए हैं। एनएससीएन आईएम जो सबसे बड़ा है, जो कि मणिपुर में है, एनएससीएन खापलांग जो कि नॉर्थ मणिपुर और अरुणाचल की तरफ ज़्यादा उसका असर है। इसी तरह से उल्फा है, उल्फा असम से ज़्यादा वो है। तो इन्होंने 2015 में एक अलायंस करी थी। उसको बोलते थे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट फॉर वेस्ट साउथ ईस्ट एशिया। अब इतना बड़ा साउथ ईस्ट एशिया का वेस्ट का एक अलायंस बनाना क्या दर्शाता है? क्या ये लोग आपस में कर सकते थे इस तरह का काम? जी नहीं, ये काम सीधे-सीधे हमारे जो नॉर्दर्न एडवर्सरी हैं, उन्होंने इसकी प्रमोशन करी थी। बरुआ वगैरह, परेश बरुआ वगैरह हैं, खापरांग हैं, इन लोगों को साथ में मिला करके ये पूरी कार्रवाई की गई थी। इसकी वजह से वहाँ पे मिलिटेंसी बीच में बहुत बढ़ गई थी। अगर आपको याद हो, हमारे आर्मी की एक ट्रक को भी उन्होंने उड़ाया था जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे। तो उस समय जो था, हमने एक ऑपरेशन किया था 2019 में, ऑपरेशन सनराइज़, जिसमें हम हेलीकॉप्टर्स और अपना एक स्पेशल फोर्सेस की टीम हमने भेजी थी उस पार और उनके जो खास ठिकाने हैं, उनको ध्वस्त करके आए थे। ये उरी सर्जिकल स्ट्राइक के पहले किया था हमने। ये सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक था भारत का, जो उस समय हुआ था 2019 में। उसके बाद यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में थी, लेकिन फिर ये मणिपुर का मसला उठा और मणिपुर की वजह से ये दोबारा ये जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, चाहे खापलांग हो, चाहे वो उल्फा हो, चाहे पीएलए हो, ये सारे लोग एक्टिव हो गए थे और सभी एक यहाँ जो इंडिया के अंदर जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे थे। खास तौर से चिन,
जो चिन जो है इस सगेंग इलाके में रहते हैं, उन्हीं के मतलब सेम ट्राइब जो है हमारी तरफ भी हैं। इन लोगों ने हमारी तरफ भी आकर के ये ओपियम वगैरह की खेती करनी शुरू कर दी थी। तो इसकी वजह से मणिपुर में भी काफ़ी ड्रग्स वगैरह का असर आने लग गया था। इस बार भारत ने क्या किया है, जहाँ तक अगर ये बात आपकी सही है, जो कि मैं मानता हूँ कि बिल्कुल सही होगी क्योंकि सिचुएशन 3 साल से मणिपुर के काबू में नहीं आ रही थी और हमें कुछ न कुछ एक्शन तो लेना ही था ताकि इनका जो ड्रग रैकेट है, ताकि इनका जो आर्म्स रनिंग का जो रैकेट है, इनके जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं जो इस पार आके हमला करके उस पार चले जाते थे और रहते थे। म्यांमार आर्मी पूरी यहाँ से खत्म हो चुकी थी, तो उनको काम करने वाला उधर कोई था ही नहीं और चाइना के तो फेवर में है कि भाई अगर जितना गड़बड़ हो हमारे नॉर्थ ईस्ट में उतना उनके लिए अच्छा है। ऊपर से बांग्लादेश ये बीच-बीच में अपनी स्टेटमेंट्स निकालता रहता है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट ये और बांग्लादेश मिल करके एक अलग से अपना ट्रेड और ये वो करें क्योंकि वहाँ चिकन नेक वगैरह की बात कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो चाइना का जो गेम प्लान है उसके तहत हो रहा था। तो उस गेम प्लान को तोड़ने के लिए हमने ये एक एक्शन लिया है जिसमें कि 2 मेजर ग्रुप्स को टारगेट किया गया है एनएससीएन के जो जैसे आपकी खबर आ रही है मैं उसी से बोल रहा हूँ। एनएससीएन के यानी एनएससीएन खापलांग ग्रुप, खापलांग उनके लीडर हैं। उनके नाम पर ये ग्रुप बना है और दूसरा उल्फा और उल्फा का पूरा ईस्टर्न हेडक्वार्टर जो है ईस्टर्न उल्फा आर्मी हेडक्वार्टर उसके ऊपर उन्होंने वार किया है। हमने वार किया है जो कि एक बहुत ही मैं समझता हूँ पहली बार हमने एक ऑफेंसिव एक्शन लिया है। हमने वेट नहीं किया है कि भाई तुम हमको मारोगे तो हम मारेंगे ना ना जी। ये एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ है अगर ऐसा सही बात बोल रही हैं आप दिस इज अ पॉलिसी शिफ्ट एंड इट इज अ गुड पॉलिसी शिफ्ट and it also goes into the prime minister's narrative that an act of terror will be considered as an act of war. तो अगर आप कुछ करेंगे तो चाहे ड्रोन्स हो चाहे कोई और तरीका हो हम घुसेंगे मारेंगे और वहीं भारत में अंदर आने का वेट नहीं करने देंगे आपको आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी गुड स्टेप एंड वेरी गुड सिग्नल और उस समय जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला था कि टेररिज्म इज एन एक्ट ऑफ वॉर उन्होंने ये नहीं बोला कि खाली पाकिस्तान के लिए उन्होंने ये बात कही थी अपने चारों तरफ जितने भी इस तरह के टेरर फैलाने वाले ग्रुप्स हैं या कंट्रीज हैं उन सबके लिए बोला था और क्योंकि म्यांमार में उनकी आर्मी इफेक्टिव ही नहीं है तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं था चाइना तो हमारी मदद कैसे करेगा चाइना तो हमारा हमारा और चाइना का 36 का आंकड़ा है तो हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है बजाय इसके कि आप घुसिए इनको मारिए और उनको ठिकाने लगा के वापस आइए नहीं तो ये भारत में तंग भारत के सिटीजन को तंग करेंगे भारत के जितने नागरिक हैं उनको तंग करेंगे तो ऐसी हालत में मेरे ख्याल से ये बहुत ही जायज और अच्छा कदम है और ये एक अपने आप में इन लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो वहां के बर्मा के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं भाई तुमको भी अगर जरूरत पड़ेगी तो तुमको भी ठोकेंगे जो जो इस इलाके में जैसे चिन हो गया चिन आर्मी हो गई जैसे काचिन में लोग फाइट करते हैं टीएनएलए हो गई और इस तरफ अरकान आर्मी हो गई सभी के लिए मैसेज है कि भले ही आप अपना म्यांमार के लिए लड़ाई लड़ रहे हो लेकिन हमारे हमारे मसले में हमारे मामलों में दखल मत दीजिए नहीं तो वही हाल आपका होगा क्यों क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर है आप चाहे कहीं भी रहो जस्ट बिकॉज आप म्यांमार आर्मी के साथ लड़ रहे हो ये आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अलग नहीं करता है कि आप भारत के अंदर छेड़खानी करना शुरू कर दो क्यों सर क्योंकि एक चीज और है मोदी जी सपोज टू विजिट मणिपुर इन कमिंग डेज बिफोर द मॉनसून सेशन ये उससे पहले का सफाई अभियान चल रहा है कीटनाशक डाला जा रहा है जी नहीं देखिए हमको किसी भी चीज को ना किसी बड़े इवेंट से लिंक करना ये हमारे लिए गलत बात होगी मैं बताऊं क्यों उसका रीजन ये है कि फिर दुश्मन हमेशा तैयार रहेगा अगली बार अगर हम बोलते हैं अच्छा जी मोदी जी जा रहे हैं इसलिए हम ये एक्शन कर रहे हैं तो सामने वाला क्या करेगा वहां से देखिए टेररिस्ट का ना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर या परमानेंट लोकेशन नहीं होती खास तौर से जो नॉर्थ ईस्ट के हैं
मैंने नॉर्थ ईस्ट में 15 साल नौकरी करी है, मुझे पता है। आज ये यहाँ पर हैं, कल को वो कहीं और चले जाते हैं। हमने खुद कई बार इस तरह के एक्शन लिए हैं। हमारी मेरे मेरे खुद के कुछ इस तरह के एक्शन हैं, जिसमें कि हमने जब जब वहाँ गए हैं, तब वो वहाँ से हट गए हैं। उसका रीज़न यही है कि ये लोग, एक तो पूरा इलाका घना जंगल है। घने जंगल में परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाना भी बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, उनके सारे जितने भी चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ों से बनाई जाती हैं, जिसको कि वो जैसे ही इनको और इनका जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, वो बहुत अच्छा होता है। जैसे ही इनको पता चलता है, ये अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो अगर आप फिज़िकली जाके यहाँ पे कुछ एक्शन करते हैं, तो जब तक आप पहुँचते हैं, तब तक वो उस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। तो आप उनके कैंप को तो डिस्ट्रॉय कर दोगे, लेकिन बंदे वहाँ से गायब हो जाते हैं। ये जो आतंकी हैं, वो गायब हो जाते हैं। इस बार क्या किया है, हमने एरियल रूट इस्तेमाल किया है। हमने जो जिनको कि टाइम कम लगता है इन कैंप्स तक पहुँचने में, उसका इस्तेमाल किया। इनको डिटेक्ट करना मुश्किल, छोटे होते हैं, बहुत ऊँचाई से चलते हैं, तो इसलिए इनको या फिर बहुत नीचे होंगे या बहुत ऊपर होंगे। तो इनको किसी इलेक्ट्रॉनिक मेजर से इनको डिटेक्ट करना भी मुश्किल है, और इन लोगों के पास उतने इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज़ नहीं है कि ये हमारे ड्रोन मूवमेंट्स को पकड़ सकें। तो ये कई सारी चीज़ों को मेरे ख्याल से ध्यान में रखते हुए ये अटैक किया गया है। हमेशा हमको कोशिश करनी चाहिए। देखिए, अब भारत में जब भी पहले आतंकवाद का अटैक होता था, हम बोलते थे यार ये फन उसका उसका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, इसलिए ज़रूर कुछ भारत में होगा। तो ये क्या है, हम तैयारी हो जाती है, हमारी कुछ तैयारी हो जाती है। फिर बड़ा एक्शन वो ऐसे टाइम पे नहीं करते हैं। पहलगाम उन्होंने तब किया जब वहाँ कुछ नहीं हो रहा था हमारे भारत में। आप समझ रही हैं? तो इस तरह की जो मैसेजेज़ हम अगर दे देंगे इनको कि भाई प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ होगा, तो वो अगला बंदा तैयार रहेगा, बोलेगा आ जाओ। या तो वो अपने बंकरों में रहेंगे, या फिर वहाँ से चले जाएँगे, या फिर हट जाएँगे, और उल्टा आपको ही एम्बुश कर देंगे। सो मेरा मेरा जो ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी नैरेटिव इस तरह का मत बनाइए जो कि प्रेडिक्टेबल हो जाए। आप समझ रहे हैं? अगर हम प्रेडिक्ट करना शुरू कर देंगे, तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका घाटा होगा। वो एम्बुश हो सकते हैं, उनका बीच में कहीं उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। मान लीजिए अगर ये चीज़ उनको पता थी, लिंक कर लेते, तो वो रेडी रहते इन ड्रोन अटैक्स के लिए। समझ रहे हैं आप? कैसे रेडी रहते? आपको पता है छोटे-छोटे अगर ड्रोन हैं, उनको आप कोशिश करें तो अपने स्मॉल आर्म से भी निकाल सकते हैं। दूसरी बात, अपनी वो जगह बदल देंगे। सो इसलिए और आजकल तो ड्रोन्स वगैरह सभी के पास हो गए हैं। अब हाउथीज़ भी तो वही ग्रुप है, उनको ईरान सपोर्ट कर रहा था, जहाँ अरब सागर में। यहाँ पर चाइना सपोर्ट करेगा। अगली बार अब क्या करेगा, चाइना इनको भी वो दे देगा, ड्रोन्स दे देगा। आप समझ रही हैं? तो इसलिए हमको हमेशा ये लड़ाई का उसूल होता है, दुश्मन को पता नहीं चलना चाहिए कब आ रहे हो आप। अब किसकी एवज में हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये दूसरी बात है। ये हमने देखिए मणिपुर के लिए हमने सब कुछ ट्राई किया है। मणिपुर के लिए हमने सब कुछ ट्राई किया है। बातचीत, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, आपस में सुलह, डायलॉग, गवर्नर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पर, लेकिन बात बन नहीं रही है। कुछ दिन शांति रहती है, फिर शुरू हो जाता है। तो ये शुरू करने वाले कौन हैं? ये इस तरफ क्या, इस पार के जो ये जो सो कॉल्ड मिलिटेंट्स हैं, जो कि चाइना से कंट्रोल हो रहे हैं, आधे से ज़्यादा का जो बरुआ तो सबसे पहले कहाँ चाइना भागा, खारलांग चाइना भागा था। ये सारे सर लोग जो आज हैं, एक डेवलपमेंट और हुई थी, ओवल वाज वेरी एंग्री with हुँ, respect to Chinese vessel ship वो in the वो Indian वो Ocean. देखिए ये एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। पहली बार थोड़ा ये चाइनीज़ वेसल शिप, है ना? ये चाइनीज़ वेसल शिप का ये चौथा या 5वां ट्रिप चल रहा है। पहली बार श्रीलंका के ऑफ द कोस्ट, फिर श्रीलंका में उन्होंने वो भी कर लिया, डॉक भी कर दिया, फिर हमने ऑब्जेक्ट किया, तब जाके वो लोग वहाँ से हटे। उसी तरह से ये ऑफ द कोस्ट ऑफ पाकिस्तान इन्होंने काफ़ी कुछ रेकी करी, हाइड्रोग्राफी के नाम पर ये स्पाइंग कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें आप पूरी पिक्चर अगर आप देखेंगे, तो दोनों बॉर्डर्स, एक पाकिस्तान के थ्रू, एक म्यांमार के थ्रू, और मैरीटाइम बॉर्डर
नीचे ये स्पाइस शिप्स और इस तरह की चीज़ें भेज करके। क्योंकि आपको पता है कि स्पाइस शिप का वो रिसर्च शिप्स बोलते हैं इसको, हाइड्रोग्राफी रिसर्च शिप बोलते हैं। तो उसमें फिर अब आप उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। इट इज़ क्या बोलते हैं legitimate right of any country to do these kind of activities in the international borders. ये हमारे बॉर्डर्स में नहीं आते, कई बार आ गए, उनको हमने ऑब्जेक्ट भी किया है, लेकिन अधिकतर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स में रहते हैं। ये किस लिए करते हैं? ये करते हैं अपनी सबमरीन्स के रास्तों के लिए। क्योंकि देखिए खुले में तो आएँगे नहीं, खुले में आएँगे तो हम इनको डिटेक्ट कर लेंगे। वही 3 ही दरवाजे हैं इनके, लुंडा, मलाका और सुंडा। यही लंबोक, सुंडा और मलाका, यही 3 दरवाजे हैं हमारे इंडियन ओशन में आने के लिए। या फिर पहले से ही वो डॉक करके रखे हैं ग्वादर में या जिबूती में, तो वहाँ से शिप्स हमारे इंडियन ओशन में आ सकती हैं। ये दिख जाएँगी, हमको इनको ट्रैक कर लेंगे। सबमरीन्स को भी ट्रैक करने का तरीका है आजकल सैटेलाइट द्वारा, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये कोशिश करता सबमरीन हर जगह नहीं जा सकती है। सबमरीन्स को जाने के लिए आपको गहराई चाहिए, कुछ मिनिमम गहराई चाहिए। तो ये जो रिसर्च शिप्स होती हैं, इनडायरेक्टली यही काम कर रही होती हैं कि कहाँ-कहाँ से वो रास्ता सबमरीन ले, ताकि वो भारत के ऊपर स्पाइंग कर सके, या भारत को सबमरीन्स को गुरिल्लाज ऑफ द सी भी बोला जाता है। जैसे गुरिल्लाज ऑफ द लैंड होते हैं ना, ये गुरिल्लाज ऑफ द सी भी बोला जाता है इनको, कि बिना दिखे ही ये अपनी हरकत करते तो हैं अंडर ये वाटर जो भी। बार-बार ये जो बार-बार से चाइनीज़ शिप्स भेज रहे हैं, द स्पाइंग शिप्स जो भेज रहे हैं, कहीं हुँ। उससे भी कनेक्टेड तो नहीं है? बिकॉज़ देयर आर वेरी फ्यू इncidences जहाँ भारत ऑफेंसिव डिफेंस खेलता है। नहीं देखिए, भारत ऑफेंसिव डिफेंस तब खेलता है जब उसको एकदम 100% श्योर है कि भाई यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। जहाँ तक शिप्स का सवाल है, इसको हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। नेवी मेरी बातचीत होती रहती है। नेवी ने इनके ऊपर पूरा जो बोलते हैं ना, कौन-सी गिद्ध की आँख बोलते हैं, या चील की आँख। चील की आँख, बाज जो होता है ना जिस तरह से, बाज की आँख की तरह इनके ऊपर हमने अपना नज़र गड़ाए हुए हैं। रिसर्च शिप्स बोलते हैं, हम लोग स्पाई शिप्स बोलते हैं, कई लोग कुछ और बोलते हैं, बट अल्टीमेटली इनका आने का कारण वही होता है कि इंडियन ओशन को मैप करना, ताकि वो अब जब फ्यूचर में कभी भी लड़ाई की ज़रूरत हो मैरीटाइम डोमेन में या सी में, तो वो उसका फ़ायदा उठा सकें। और एक तरह से सदर्न इंडिया को मॉनिटर कर सकें। आपको पता है सदर्न इंडिया में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज़ हैं, वो सदर्न इंडिया में फैक्ट्रीज़ हो गई, जो रिफाइनरीज़ हो गई, वो सारी कहाँ पर हैं? ये सारी ऑफ द कोस्ट होती हैं। तो ये इस तरह के डेटा इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालाँकि सैटेलाइट्स के द्वारा भी इनको ये दो डेटा मिल जाता है। बट उनको फिज़िकली यहाँ पर अगर कोई एक्शन करना है, उसके लिए सी का पूरा मैपिंग उनके लिए ज़रूरी होता है। इसलिए वो लोग इस तरह की कार्रवाई करते हैं। तो अगर हमें पता है कि इस बंदे ने इस तरह से आ रहा है, हमारे पास भी अपने इलाके की पूरी मैपिंग है, तो हमको पता है वो कहाँ से आएगा। So we will be able to take action against these people. We can't proactively go and destroy a hydrographic ship. That is incorrect and that is not to be done unless, अब जैसे एक बार हमको पता चला था कि ड्यूल यूज़ टेक्नोलॉजीज़ को इन्होंने पाकिस्तान भेज रहे थे। हमने उन शिप्स को पकड़ लिया, उनको अपने डॉक पे रखा और जाने नहीं दिया वहाँ से। सो हर एक चीज़ का जो तरीका होता है, उस तरीके के हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं। वी आर अ रिस्पांसिबल नेशन, वी आर नॉट अ नेशन व्हिच इज़ रोग नेशन नहीं है। वेस्ट में नैरेटिव चलता है कि इंडिया रोग हो गया, रोग नेशन हो गया। क्यों भाई? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? अगर हम अपना सोवरेन इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो हम रोग हो गए? अमेरिका अपना सोवरेन इंटरेस्ट देखता है, तो अमेरिका को क्यों नहीं आप लोग रोग बोलते हो? सो कहने कहने का मतलब है कि ये एक नैरेटिव वॉर चल रहा होता है एक दूसरे के खिलाफ, और भारत ने इन नैरेटिव वॉर्स को कड़ा जवाब भी दिया है और इग्नोर भी किया है। आप बोलते रहिए जी, हमें जब जरूरत होगी हम करेंगे और उसको ठोकेंगे अगर ठोकने की जरूरत हुई तो। तो ये हमारी पॉलिसी का हिस्सा है जो कि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी क्लियरली बताया था। चेंज इस बार ये हुआ है कि हम वेट नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई आएगा, हमको छेड़ेगा, फिर हम छोड़ेंगे नहीं, ये नहीं। अब तो हम छोड़ेंगे नहीं,
अगर कि आप अब छेड़ने छेड़िए। के मूड अगर आप छेड़ने के मूड में भी आ गए ना, तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। अंतर क्या हो गया, पहले था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे, अब हो गया छोड़ने के मूड में भी आओगे तो छोड़ेंगे नहीं, छेड़ने के मूड में भी आओगे तो छोड़ेंगे नहीं। तो वो एक पॉलिसी शिफ्ट हो रही है, व्हिच इन माय व्यू इज़ गुड इफ दिस इंसिडेंट जो आप बता रही हैं वो सही है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक अच्छी बात है, एक अच्छा मूवमेंट हुआ है। उस इलाके में मणिपुर को स्टेबलाइज़ करने में इसको मदद मिलेगी और वहाँ जो सगेंग जो रीजन है ना, इसको बोलते हैं गढ़ है। असम के जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी वहीं बैठते हैं। नागालैंड के जितने मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी वहीं जाके शरण लेते हैं और जो मणिपुर के मिलिटेंट ग्रुप्स हैं वो भी जाके वहीं छुपे रहते हैं। इन सब की आपस में साँठ-गाँठ है। रीज़न बीइंग चाइना वहाँ से नज़दीक है। चाइना इनको डायरेक्ट सपोर्ट करता है। उस इलाके में म्यांमार आर्मी की बिल्कुल अब वो खत्म हो गई है, इन्फ्लुएंस खत्म हो गई। इनफैक्ट ज़ीरो है। म्यांमार आर्मी वहाँ है ही नहीं। 2019 में इन्होंने म्यांमार आर्मी ने पकड़ के हमको 22 लोग दिए थे। 22 जो मिलिटेंट थे, टेररिस्ट बोल लीजिए, वो उनको पकड़ के हमें हैंडओवर किया। अब वो आर्मी ही नहीं तो हमको कौन मदद करेगा इस तरह से? तो हमने और हम उनकी मदद करते इट वाज़ अ रिटर्न थिंग। जैसे उनकी तरफ के जो मिलिटेंट ग्रुप्स से हमारी तरफ आते थे, तो हम उनको पकड़ के उनको देते थे। अब वो अरेंजमेंट ही खत्म हो गया, हम किसको दें? वहाँ तो वही हैं मिलिटेंट जो जुनता है जो सरकार जो है वहाँ की सरकार की आर्मी तो प्रेज़ेंट ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खाली मोहरे में रह गई है बस। बाकी नीचे-ऊपर हर जगह से उनकी पोस्टें देयर वोंट तकरीबन-तकरीबन बी एनी रिएक्शन क्योंकि हमने फिर भी देखा तो अनदर अनदर कंट्रीज़ टेरिटरी, तो हुँ, देयर हुँ। वोंट बी एनी रिएक्शन फ्रॉम देयर साइड? हू विल रिएक्ट? दे आर नॉट देयर टू रिएक्ट। आप समझ नहीं रही, वही तो मैं बोल रहा हूँ बार-बार कि इनकी जितनी भी पोस्टें थी, वो वहाँ से खत्म हो गई हैं। उसको वहाँ के जो 3 जो बड़े ग्रुप्स हैं, चाहे वो हाँ, अरकान आर्मी हो गवर्नमेंट यानी आर्मी कंट्रोल में है, एमएनडीए सो हो इट्स या लाइक कि टीएनएलए हो, दे आर नाउ बीइंग रूल्ड बाय दे आर बीइंग रूल्ड बाय चाइना, मिलिटेंट्स। No, 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 militants. And what मिलिटेंट Chinese बैक्ड बाय Yeah, what Chinese have done, they have entered into some kind of arrangement. Chinese are very smart. उन्होंने इनके साथ भी अरेंजमेंट कर रखा है और मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ भी अरेंजमेंट कर रखा है। मतलब आपस में उन्होंने सबके साथ मिल बैठ के काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ती है उनको सपोर्ट करते हैं, ज़रूरत पड़ती है इनको सपोर्ट करते हैं। अब अमेरिका इसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। वो चाइना का इन्फ्लुएंस कम करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो सीमेक जो रूट है, जो बन रहा है चाइना से लेकर के बे ऑफ बंगाल में आने का, इंडियन ओशन में जाने का जो रास्ता है, जैसे सीपेक बना रहे हैं, उस रास्ते को रोकने के लिए अब अमेरिका ने क्या किया, वो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाना शुरू किया है। अब ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के रास्ते वो लोग कोशिश करें क्योंकि इस समय यूनुस जो है वो प्रो अमेरिका बंदा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वो ही इज़ आल्सो सपोर्टेड बाय सीआईए, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हू से सच थिंग्स। सो देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि उधर अब बिग पावर गेम चल रहा है। अमेरिका, चाइना और इसके बीच में जो क्या बोलते हैं मच्छर और वो है ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, अरकान आर्मी हो गया, टीएनएलए हो गया, एमएनडीए हो गया, चिन आर्मी हो गया, काचन वाले हो गए और साउथ ईस्ट में जाएँगे तो उधर थाईलैंड के बॉर्डर के साथ भी कई सारे ग्रुप्स हैं। ये सारे के सारे मिल कर के एक दूसरा ग्रुप है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट है, वो कि नागरिकों द्वारा बनाया गया है जो कि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। जो आंग सू ची वाली जो पार्टी थी जो जो वहाँ पहले रूल कर रही थी जिसको कि हटा करके वहाँ की आर्मी ने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। उसके लोग भी हैं, वो एक एक्साइल में गवर्नमेंट गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर रही है कि इन सभी को इकट्ठा करके हम आर्मी को वहाँ से हटाएँ। बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, म्यांमार का हालत तो ऐसी हो गई है जैसे कि वो किसी ज़माने में उधर सब्जी होती मंडी। थी लिबिया लिबिया-उबिया उस तरफ में या फिर आप अफ्रीका में कई देश ऐसे बन गए थे, जहाँ पे किसी का कहीं राज सूडान, चल रहा है या तो सूडान कहीं सूडान, सूडान तो फिर भी ठीक है, 2 ही हिस्से में था, बट इनके तो मल्टीपल हिस्से हैं। अरकान आर्मी साउथ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट, फिर टीएनएलए नॉर्थ वेस्ट टीएनएलए सॉरी साउथ वेस्ट अरकान आर्मी, नॉर्थ वेस्ट टीएनएलए, नॉर्थ में एमएनडीए और ये जो पूंछ जो बनती है ना म्यांमार की, वहाँ पे कुछ अलग ग्रुप्स हैं, छोटे-छोटे ग्रुप्स हैं और कुछ जगहों में इसी में बीच-बीच में पीडीएफ के लोग हैं।
अब इतने लोग अपना-अपना रूल चला रहे हैं वहाँ पे, तो आप समझ लीजिए अरकान आर्मी बोलती है कि भाई आप हमारे साथ समझौता करिए, हम आपका कालाधान प्रोजेक्ट बनाने देंगे। तो इस तरह की हालत हो गई, तो गवर्नमेंट कहाँ है वहाँ पे? गवर्नमेंट तो खत्म हो गई, रिस्पॉन्ड कौन करेगा? इसीलिए भारत को ज़रूरत पड़ी रिस्पॉन्ड करने की। नहीं तो भारत और म्यांमार आर्मी का अच्छा वो था, रैपो था कि वो लोग अपने आप ही इनके खिलाफ एक्शन लेते थे और जो ज़रूरत पड़ती थी तो उन टेररिस्ट को हमको हैंडओवर भी कर देते थे। जैसा कि मैंने जी, बताया कि ऑपरेशन सनराइज़ के टाइम पर भी इन्होंने 20-21 लोगों को हमको हैंडओवर किया। सो इट वाज़ द अरेंजमेंट व्हिच वाज़ गुड अरेंजमेंट फॉर इंडिया। वो पूरा टूट गया है अरेंजमेंट। जैसे बांग्लादेश में हमारा पूरा जो बोलते हैं ना कि इस समय इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस सबसे कम है, उसी तरह से म्यांमार में भी हमारा इन्फ्लुएंस जो है अब धीरे-धीरे बिखर गया है। प्रॉब्लम क्या है हम किसके साथ बात करें? इधर अरकान आर्मी है, इधर टीएनएलए है, बीच में चिन भी है। अब इतने लोग हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? खुद ही जाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? तो यही जी, एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस तरह का एक्शन किया है। ओवरऑल आई थिंक ये मणिपुर की सिचुएशन को सँभालने के लिए असम में जो घुसपैठिए जा रहे हैं, उल्फा के थ्रू, उनको सँभालने में नागालैंड में कुछ एक ग्रुप्स एक्टिव हैं, अरुणाचल और नागालैंड के बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे कुछ ग्रुप्स काफ़ी एक्टिव हैं, उनके सपोर्ट को बंद करने में ये काफ़ी मदद करेगा। जी, और जी। चाइना के लिए तो एक बहुत बड़ी मैसेज है वॉर्निंग ही है, बहुत बहुत बड़ी बड़ा मैसेज है। मैसेज भाई डोंट इंटरफेयर इंटो आवर अफेयर्स। इंटरनल। हुँ। ठीक है ना? ओके। जी, जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद।